जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सी प्लस प्लस का फुल कोर्स चल रहा है और ये बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है एक सी प्लस प्लस का यहाँ पर एक फुल कोर्स चल रहा है। तो इस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या है और व्हाट इज, उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। और उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होते हैं हमारे और मतलब क्या होता है। और मेन फंक्शन का नाम मेन फंक्शन ही क्यों होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप पढ़ेंगे, रिटर्न टाइप क्या होते हैं और इसे क्यों देना जरूरी होता है। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लो लेवल और हाई लेवल। मैं आज आपको लो लेवल और हाई लेवल के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बेसिक टर्म है जो हर कहीं पर पूछा जा सकता है, आपको कॉलेज में पूछा जा सकता है और आजकल तो जैसे इंटरव्यूज होते हैं वहां पर भी इसका यूज करते हैं इंटरव्यूअर आपको भटकाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए। तो आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पर जाकर मैं आपको ये सारा कुछ बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशन करके इनका बताता हूँ कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक सी प्लस प्लस का कंप्लीट कोर्स है और ये बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है और इसकी पूरी कंप्लीट वीडियोस आएंगी, जिन्हें सीक्वेंस में देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसी वीडियो आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दो। और जो सी प्लस प्लस करना चाहते हैं आपके फ्रेंड्स और उनके साथ भी आप इसे शेयर करो, कॉलेज के ग्रुप में और स्कूल के ग्रुप में भी, ताकि वो भी इस कोर्स को करके और फायदा उठा सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ देखते हैं कि किस तरह हम इन सब के बारे में एक डिस्कशन करते हैं और ये सब क्या है। तो मैं अब आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये वो कोड है जो हमने कल लिखा था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी इस कोड को रन करके देखा होगा अपने पीसी में और अपने सिस्टम पर। तो जल्दी से मैं अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोग्राम 2.cpp। ठीक है, हम ये अपनी नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सब जो मैंने टर्म्स आपको बताए थे वो क्या होते हैं और उनका एक डिस्कशन करेंगे। हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या होते हैं। तो हैज इंक्लूड ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। ठीक है, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। मैं इसे कमेंट आउट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एरर थ्रो करेगा और क्योंकि ये एक आईडी है और आपको एरर थ्रो करेगा कि आप गलत लिख रहे हो। तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। लगता है मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। हाँ ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कमेंट्स किस तरह आप लिखोगे, कौन कौन से कमेंट्स आप लिख सकते हो, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड, दिस इज ए प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, हैज इंक्लूड है वो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। इसका मतलब है कि आप जो भी हेडर फाइल, आपकी हेडर फाइल है जो भी, मतलब आप सी प्लस प्लस कर रहे हो तो इसकी हेडर फाइल है हैज इंक्लूड, इंक्लूड हेडर फाइल है आपकी आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आईओ स्ट्रीम एक आपकी हेडर फाइल है, तो उसे आप इंक्लूड करने के लिए अपने फंक्शन में, उसके लिए आप हैज इंक्लूड का यूज करते हो उसे इंक्लूड करने के लिए। तो आप जिस इंक्लूड उस हेडर फाइल को आप इंक्लूड करने के लिए हैज इंक्लूड जो आप लिख रहे हो, तो वो एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है जो आपके हेडर फाइल को इंक्लूड करवाता है आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आप यहाँ पे लिखते हो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, दिस इज ए हेडर फाइल, ये एक हेडर फाइल है। अब इस हेडर फाइल के अंदर आपके जो भी प्री फंक्शंस है, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं आपके सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर।
ठीक है, तो हैज इंक्लूड के अंदर वो आपके फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे सी आउट हो गया जो आउटपुट देखने के लिए हो गया, सीन है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनपुट लेने के लिए सीन का यूज करते हैं। तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उन फंक्शन को इसके अंदर पहले से डिफाइन करके रखा होता है ताकि आपको फिर से उन फंक्शन को लिखना ना पड़े। जैसे सी आउट है तो उसका एक फंक्शन सी आउट करने के लिए, वैसे प्रिंट करने के लिए किसी को कंटेंट को या किसी एक्सप्रेशन को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो फंक्शंस लिखने पड़ते हैं वो बहुत बड़ा फंक्शन होता है। ऐसे ही सीधा आप ये सी आउट मतलब सी आउट का यूज आप ऐसे ही नहीं सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि हैज इंक्लूड के अंदर ही सी आउट डिफाइंड है पहले से। और हैज इंक्लूड के अंदर आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। तो हैज इंक्लूड के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर वो डिफाइंड है आपका सी आउट फंक्शन। तो उसका आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको मैं बता दूं हेडर फाइल कौन कौन सी होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेकर चलता हूँ, क्रोम ब्राउजर पे, और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको हेडर फाइल कौन कौन सी होती हैं। एक cpp-reference.com नाम से साइट है, उस पर आपको सभी हेडर फाइल्स मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर। तो मैं अब यहाँ आ चुका हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड हेडर सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड हेडर्स लिखोगे आप। सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड हेडर्स लिख के आप एंटर करना, और यहाँ पर आपको cpp-reference.com से एक साइट खुलेगी। cpp रेफरेंस, ये देखो cpp-reference.com की एक साइट है। तो आप इस पर जाओगे, जब cpp-reference.com सी प्लस प्लस हेडर लाइब्रेरी, यहाँ पर आप जाओगे cpp-reference.com पर, तो आप यहाँ पर पहुँचोगे। और ये cpp-reference.com की तरफ से ये सी प्लस प्लस हेडर्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पर सारी कंप्लीट हेडर फाइल्स यहाँ पर दी हुई है, जिनका यूज आप अपने प्रोग्राम, यहाँ पर सारी हेडर फाइल्स दी हुई हैं जिनका यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। और ये सारी हेडर फाइल्स डेप्रिकेट होने के बाद है। ठीक है, जो हेडर फाइल्स डेप्रिकेट हो चुकी हैं, जो पहले कोई और नाम से यूज करते थे और उसके बाद नए वर्जन में कुछ और नाम से यूज करने लगे हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव लगाकर हैज इंक्लूड लगाकर इन हेडर फाइल्स का आप यूज कर सकते हो, और इनके क्या वर्क है वो आप इसके आगे डिफाइंड है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये किस काम के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हर प्रकार की हेडर फाइल्स दी हुई है जिनका यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। मैं तो हमेशा यहीं से देख कर ही अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स का यूज करता हूँ, क्योंकि हाँ हर प्रकार की हेडर फाइल्स दी हुई है। और ये एक ऑफिशियल साइट है हेडर फाइल्स, ये सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता था। ठीक है, और अब हम वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर आप किस तरह से प्रोग्राम, एक पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद अपने देखेंगे कि किस। तो मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एक प्रोग्राम का फ्लो होता है, और किस तरह से आप उसके अंदर जो जो फंक्शंस हैं किस तरह से आप यूज़ करते हो और कहाँ कहाँ पर आप यूज़ करते हो। तो ये मैंने आपको हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के बारे में बता दिया। मैं आपको प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव और हेडर फाइल के बारे में शॉर्ट डिस्कशन बता देता हूँ, जो आप कहीं पर भी अगर कोई पूछे आपको तो आप बता सकते हो। आपको अगर पूछा जाए प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या है, तो आप बता देना कि हैज इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है सी प्लस प्लस के अंदर, और इसका यूज हम करते हैं अपनी हेडर फाइल्स को अपने फंक्शन के अंदर इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, और जब आपको पूछा जाए हेडर फाइल्स क्या है, तो आप बता देना कि हेडर फाइल्स के अंदर हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम सीधे अपने फंक्शन प्रोग्राम के अंदर करते हैं, सीधा उनका नाम लिखकर अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो अब हम यहाँ अपना एक सिंपल पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। हैज इंक्लूड IOStream, include IOStream, और using name namespace std, using namespace std int main और cout hello world सेमीकोलन। पहले मैं लिख लेता हूँ आपको, उसके बाद भी मैं सारा कुछ बताऊंगा डिस्क्राइब करके। तो हैज इंक्लूड IOStream, इसके बारे में मैंने बता दिया कि एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे ये सी आउट वगैरह और मेन फंक्शन, ये सारे प्री डिफाइंड इसके अंदर है जिनका हम यूज सीधे नाम लिख कर करते हैं। ठीक है, ये अपना प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के बाद हेडर फाइल्स के बाद अपने लिए
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजिंग नेम स्पेस का यूज करके हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका यूज आप सीधे ही यहाँ पर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप देखो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर अपना ये सी आउट फंक्शन डिफाइंड है। तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड ने बता दिया, जैसे हमने इसे कमेंट आउट किया तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ने बता दिया कि ये एक एरर है, क्योंकि अब ये सी आउट का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सी आउट फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और एस और आप स्कोप रिड्यूसेशन ऑपरेटर का यूज करके भी इसे इंक्लूड करवा सकते हो। जैसे आपने एस और स्कोप रिड्यूसेशन ऑपरेटर लगा दिया तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर अपने आप ही सी आउट को फाइंड कर लेगा। तो ये तो आप एक जब आपके पास सी आउट कम है और दो तीन सी आउट ही हैं तब आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास जब सी आउट है, जब आपका प्रोग्राम है लेंथी प्रोग्राम है 1000 लाइन्स ऑफ कोड का, तो आप कैसे हर एक प्रोग्राम के आगे थोड़ी ये लगाओगे एस टी डी सेमीकोलन एस टी डी स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर थोड़ी लगाओगे। तो इसके लिए ही आप सीधे यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खासियत है कि आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एंटर करोगे तो वो आपका कमेंट आउट हो जाता है ऑटोमेटिक। आप किसी भी लाइन के आगे जाकर और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ मेन फंक्शन क्या होता है इंट में। तो मेन फंक्शन की पहली बात कर लेते हैं। मेन फंक्शन एक मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन का नाम मेन ही क्यों है, पहले तो ये बता। मेन फंक्शन का नाम मेन इसलिए क्योंकि ये सच में ही मेन फंक्शन है अपने प्रोग्राम का, अपने प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एंट्री पॉइंट, ये अपने प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अपने प्रोग्राम जैसे शुरू से पढ़ने के लिए स्टार्ट करेगा, कंपाइलर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा, लेकिन पहले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, इसने रीड कर लिया, अब ठीक है यूजिंग नेम स्पेस इसने रीड कर लिया, उसके बाद यहाँ आएगा इंट मेन के अंदर और फिर ये देखेगा यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इससे पहले आपके जैसे कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर फंक्शन कैसे यूज करते हो आप। यहाँ पर आपकी क्लासेस हो सकती है, फंक्शन हो सकते हैं, और यहाँ पर भी आप फंक्शंस का इसके बाद भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपका कंपाइलर यहीं से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आपका प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से सी आउट करेगा, हाँ ठीक है सी आउट करना है, हेलो वर्ड को सी आउट करना है, ठीक है। तो हेलो वर्ड सी आउट एक बता देता हूँ लिख कर कि सी आउट सी आउट सी आउट का पहले बता देता हूँ। सी आउट है जो सी आउट, इसका यूज आप करते हो आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए, आउट आउटपुट देखने के लिए, आउटपुट के लिए सी आउट का आप यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर इसी के साथ यूज करते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के साथ यूज होता है। सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया जाता है आपके आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर इसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ये इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन इंसर्शन ऑपरेटर है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। और एक्सेप्शन ऑपरेटर का यूज सीएन के अंदर करते हैं, वो जब हम सीएन वाले प्रोग्राम लिखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर है। उसके बाद आ गया ये, इसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के डबल कोट्स का यूज करते हैं। डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो आपकी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी इसके अंदर आप लिखोगे वो आप आउटपुट स्क्रीन पर देख पाओगे। तो ये हो गया। अब सेमीकोलन, सेमीकोलन का यूज आप करते हो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। सेमीकोलन, सेमीकोलन आप जो सेमीकोलन है उसका यूज करते हो आप किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, जो भी आपकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट आप इसका यूज करते हो टर्मिनेट करने के लिए, यानी यहाँ से आगे वो उसको रीड नहीं करेगा, यहाँ तक ही उसको रीड करेगा। आप ये नहीं लगाओगे तो वो यहाँ से आगे रीड करता ही जाएगा, वो स्पेसेस को भी रीड करेगा यहाँ पर। तो आगे तो बहुत सारे स्पेसेस है तो वो उसको रीड करते जाएगा और वो एरर देगा, क्योंकि उसे कोई भी इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वैसे खत्म नहीं होने वाला, तो वैसे चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा ही नहीं। तो यहाँ से टर्मिनेट कर, हम टर्मिनेशन के लिए लगाते हैं। जब ये लगा दिया हमने तो वो अपनी नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा और आगे प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम लगाते हैं सेमीकोलन का यूज हम इसलिए करते हैं। और आप ये बात याद रखना कि सेमीकोलन को बस
ये दिमाग में रखो, सेमीकोलन ही आपको दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा एरर का कारण आपके यही होता है। आपको सेमीकोलन जैसे भी आपकी जो भी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट्स है, आगे हम पढ़ते जाएंगे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे प्रोग्राम बनाएंगे आपको पता चलता जाएगा टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है। टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट के आगे आपको सेमीकोलन का यूज करना है, डेफिनेटली 100% करना है तो करना ही है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। और ये हमारी करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम अपना जो प्रोग्राम है उसका फ्लो लिखते हैं, फंक्शंस को लिखते हैं, इसके अंदर ही इन फंक्शंस को लिखा जाता है। अब इस टर्म आपने अगर सेमीकोलन लगा दिया तो करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट लगा दिए तो आपने बता दिया कि जो भी ये इसके अंदर लिखा हुआ वो सारा मेन फंक्शन के अंदर है। फिर यहाँ पे आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो वो से मेन फंक्शन के बाहर रीड करेगा। ठीक है, और रीड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ आगे तो कुछ है भी नहीं, तो एरर दे देगा, आपका प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। तो बस एरर नहीं चाहिए तो सेमीकोलन का यूज करते हैं। और वैसे भी ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसे ना लगाओ। ठीक है, आप इसे लगाना जरूरी है। और ये एक सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। केस सेंसिटिव का मतलब है इसमें आपको छोटे से छोटे वर्ड्स का और ध्यान रखना पड़ता है, छोटे छोटे वर्ड्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सेमीकोलन, ये डबल कोट्स, इनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये आप नहीं लगाओगे तो आपको डेफिनेटली एरर मिलने वाला ही है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंट क्या है और यहाँ पे हमने रिटर्न जीरो क्यों लिखा है। इंट, इंट एक रिटर्न टाइप है। यहाँ पर हम बता रहे हैं अपने फंक्शन को, अपने मेन फंक्शन को बता रहे हैं कि मेन फंक्शन तू जा रीड करके आ और कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर लेके आ मेरे पास वापस। जैसे ये फंक्शन अपना पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे इसने इसको हेलो वर्ड को रीड किया और उसके आगे भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो सकती है, आप ब्लैंक स्पेसेस को भी ऐड कर सकते हो, ये इसको भी रीड करता है, या फिर इसको ये रीड नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद ये इतनी फास्ट रीडिंग करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसने ब्लैंक स्पेसेस को रीड किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिन्हें ये रीड करता जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई एरर आया बीच में यहाँ पर कोई भी एरर आया, आपने कोई गलती की है, तो ये आपके प्रोग्राम को जीरो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न जीरो। अगर यहाँ तक पहुंचा ही ये, यहाँ तक कंप्लीट पहुंच गया यहाँ पर, तो इसने बता दिया कि रिटर्न जीरो, भाई फंक्शन को रिटर्न जीरो कर दे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे। ठीक है, तो वो आपको ऐसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा और उससे आपका सिस्टम रन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एरर आ गया तो ये इसको जीरो तक यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, और कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू कोई ना कोई जीरो के अलावा मिलेगी। जीरो के अलावा होगी तो आपका प्रोग्राम गलत होगा और एरर आपको मिल जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको रिटर्न जीरो यहाँ पर लगाना कंपलसरी है। आप यहाँ पर रिटर्न जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू भी दे सकते हो, आप वन भी दे सकते हो इसको, प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कंप्लीट होता है तो रिटर्न वन कर देगा ये। ठीक है, टू कर देगा, जो मर्जी है वो दे सकते हो। यहाँ पर रिटर्न जीरो हम दे रहे हैं। अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रिटर्न रीड हो जाता है तो रिटर्न कर देगा हमारे फंक्शन को जीरो, और ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हम रन करेंगे इसे, और तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है अब। और यहाँ देखो हेलो वर्ड आ गया है लिखकर, क्योंकि सी आउट हमने सिर्फ हेलो वर्ड को कराया था तो सिर्फ वही आया है। ठीक है, और जैसे हमने बाकी कमेंट आउट किए थे वो भी इसने नहीं शो किए हमें, और जो भी कमेंट किया है वो हमें इसने नहीं शो किए हैं, ब्लैंक स्पेसेस भी इसने रीड नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम देखो हेलो वर्ड लिख के आ गया है। और आपको अभी पता चल गया होगा प्रोग्राम के फंक्शन के इस मेन फ्लो के बारे में। ठीक है, जो फ्लो है उसका किस तरह होता है। ठीक है, अभी हम पहले सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस टाइप है उसमें पढ़ रहे हैं, ये सीक्वेंसली सभी को रीड करेगा। उसके बाद लूपिंग भी आएंगी, स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, क्लासेस वगैरह वो भी आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आएगी उसके बाद, तो वो आगे का टॉपिक है। अभी हम एक सीक्वेंस में ही, जैसे सीक्वेंस में ये रीड कर रहा है, पहले शुरू से लगा एंड तक इसने सीक्वेंस में ही सारी स्टेटमेंट्स इसने रीड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको कमेंट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कशन कमेंट्स के बारे में कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट्स का यूज किया हुआ है। तो दो प्रकार के हमारे पास कमेंट्स होते हैं, दो प्रकार के हमारे यहाँ कमेंट्स होते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में। एक फर्स्ट कमेंट जो होते हैं वो डबल स्लेस आपका यूज करके, और इसे सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करते हुए इसे बोलते हैं सिंगल सिंगल लाइन कमेंट, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट इसलिए क्योंकि आप इसके अंदर आप सिंगल लाइंस का यूज कर सकते हो। आपने डबल, पहले इसको ही कर देते हैं। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया हमने इसे भी। अब यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट है वो सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ये डबल स्लेस का आपने यूज किया
और सिंगल, उसके बाद आप इस लाइन के अंदर जो भी लिखते जाओगे वो इस कमेंट के अंदर रीड होता जाएगा। लेकिन इसके नेक्स्ट लाइन में आप अगर कुछ भी लिखोगे तो वो इसके अंदर रीड नहीं होगा, ठीक है। वो इसके इस कमेंट्स के अंदर वो इसे कमेंट आउट नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट आउट इसने कर दिया, इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम इसे रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट कमेंट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड कमेंट कौन सा होता है। दो प्रकार के कमेंट होते हैं। सेकंड कमेंट होता है हमारा डबल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट का आप यूज कुछ इस तरह करते हो, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगा के मल्टी लाइन कमेंट का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर कुछ भी लिखते हो, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ये कुछ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया था तो इसने कुछ ये ले लिया, ठीक है। ये फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। आप इसे फिर से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसे बंद कर सकते हो। स्टार और फॉरवर्ड स्लैश आपने लगा दिया तो आप इसे कर सकते हो बंद। ये हो क्यों नहीं रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही ये सिंगल लाइन कमेंट के अंदर इसे लिख रखा है। इस सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हमें इसे नहीं लिखना है। हम अगर इसे सिंगल लाइन कमेंट के अंदर लिखता है तो इसे ये जो हमने स्टार और स्लेस और स्टार लगाया है, फॉरवर्ड स्लेस और स्टार, उसे भी इसने सिंगल लाइन कमेंट ने इसे कमेंट आउट कर दिया था, तो वो उसे रीड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो आपको इससे लिखना है कुछ मल्टी लाइन कमेंट। ये हो गया दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। आप जैसे फॉरवर्ड स्लेस और स्टार लिख के उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आएगा। इसके अंदर आप जो भी लिखते जाओ तो वो आपका मल्टी लाइन कमेंट के अंदर यूज होगा। जैसे दिस इज ए फुल C++ कोर्स, देखो इसने जैसे हम इसके आगे जो भी हम यहाँ पे एंटर करके लाइंस लिखते जाएंगे, एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे, वो उसके अंदर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर वो उसको करेगा रीड, ठीक है। अब इसके दोनों के अंदर जो भी लिखोगे वो मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ही यूज होंगे या रीड किए जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बात की थी लो लेवल और हाई लेवल क्या होता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके आप ब्रीफ डिस्कशन हम वैसे भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में आपको मैं एक सिंपल डिस्कशन बता देता हूँ कि लो लेवल और हाई लेवल क्या होता है, ठीक है। लो लेवल, पहले पढ़ते हैं लो लेवल। जैसे लो लेवल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम हमारा कंप्यूटर है, जैसे कि हम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। हमने अगर ब्राउजर पे सर्च किया कि कोई भी वीडियो या फोटो में दो, जैसे हमने सर्च किया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सर्च किया था कि C++ रेफरेंस की हेडर फाइल्स कौन कौन सी है वो हमें दिखाओ। हमने सर्च किया, कंपाइलर को ब्राउजर को ये बताया तो उसने सर्च करके अपने बेस से और हमें बता दिया कि कौन कौन सी हेडर फाइल उसके अंदर स्टोर थी, वो उसने वहां पर शो कर दी। तो हमें जो भी लाइन के अंदर लिखा हुआ मिला था, वहां पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए मिले थे, तो जो स्टेटमेंट्स हमें लिखी हुई मिली थी वो तो हाई लेवल के अंदर थी, ठीक है। जैसे हमें वहां पर लिखा हुआ जो भी हेडर फाइल्स वगैरह आई थी और वहां पर जो भी फोटोज आती है, जैसे आप कुछ फोटो वगैरह सर्च करते हो या कोई वीडियो चलाते हो वहां पर, जैसे आप ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, तो वो हाई लेवल है जो हमें सामने दिखाई जाता है, जो हम जिसे देखकर समझ सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जो हमारे समझ में आ जाता है, उसे हाई लेवल बोलते हैं, ठीक है। और जो रीडेबल फॉर्म में होता है। और लो लेवल होता है 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे अब हमें तो दिखा दिया उसने वो हेडर फाइल्स वगैरह लाकर, और वीडियो हम चलाते हैं यूट्यूब पर तो वो हमें दिखा देता है, लेकिन वहीं पीछे जहाँ पर ये बैकएंड के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में सब कुछ होता है। 0 0 और 1 की फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म का जो भी डाटा है 0 और 1 की फॉर्म में, जैसे कंप्यूटर अपने 0 और 1 में ही काउंटिंग करता है, तो 0 और 1 में काउंटिंग करता है, वो हमारा लो लेवल का है। जैसे ये लो लेवल के अंदर कंप्यूटर चलता है, सारा कुछ 0 और 1 के अंदर ही वो काउंट करता है, सब कुछ 0 और 1 के अंदर ही देखता है, ठीक है। और हाई लेवल बताता हूँ। हाई लेवल जो कि रीडेबल फॉर्म में है, जो डेटा हमारे पास रीडेबल फॉर्म में है,
रीडेबल फॉर्म में है। जो डेटा हमारे पास रीडेबल फॉर्म में है, जो ह्यूमन ह्यूमन बींग है वो रीड कर सकते हैं, रीडेबल बाय ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग मतलब इंसान जो रीड कर सकते हैं, जो हम रीड कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है हाई लेवल करके कंप्यूटर हमें दिखाता है। ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल में करके वो हमें दिखाता है, और हम हाई लेवल में इनपुट करते हैं तो उसे लो लेवल में वो लेके जाता है, और उसके बाद कंपाइलेशन जो भी करता है वो लो लेवल पे करता है, और उसके बाद हमें फिर से हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। ठीक है, हमने जैसे ही सर्च किया तो वो एक हाई लेवल में हमने सर्च किया, ठीक है, तो वो अंदर लेके गया और उसने लो लेवल में उसको कन्वर्ट किया पहले, तो उसके बाद उसने उस से संबंधित जो भी है उसने क्वेरीज वगैरह की, और उसके बाद जो भी उसे डेटा मिला वो पहले लो लेवल में था, उसने उस डेटा को हाई लेवल करके हमें उसे रिप्रेजेंट कर दिया हमारे सामने, और हमने उसे रीड कर लिया। ठीक है, तो ये होता है लो लेवल और हाई लेवल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आज हमने पढ़ा कि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या होते हैं। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव होते हैं जो जिससे हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, अपने फंक्शन के अंदर एंटर करवाते हैं, तो वो होते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। हेडर फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिनका यूज हम सीधे जैसे नाम लिखकर करते हैं, सी आउट है, सीधा ही हम उनका फंक्शन के अंदर नाम लिखकर हम यूज करते हैं, तो वो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल्स और भी हेडर फाइल्स होती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये एक स्टैंडर्ड एसटीडी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। एसटीडी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एसटीडी इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। एसटीडी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, तो जिसके अंदर ये हमारे सी आउट और सीन जो हम यूज करेंगे वो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर ही हमारा एंट्री पॉइंट है, इसके अंदर हमारा कंपाइलर है, वो आउटपुट हमें शो करना शो स्टार्ट करता है, यहाँ से वो एग्जीक्यूट करना हमारे लिए आउटपुट को स्टार्ट करता है। रिटर्न जीरो हमारे फंक्शन को ये बताता है, मेन फंक्शन को, कि हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और वो इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये कुछ सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन के अंदर ही लिखे जा सकते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लेश का यूज करके आप लिख सकते हो, और मल्टी लाइन कमेंट्स को आप फॉरवर्ड स्लेश स्टार का यूज करके स्टार फॉरवर्ड स्लेश के अंदर जो भी लिखोगे वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। इसके आगे आप जो भी लिखते जाओगे वो सारा मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ही रीड होगा। लो लेवल और हाई लेवल में मैंने आपको बता दिया कि लो लेवल होता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर रीड करता है, जिस पे क्वेरीज वगैरह हमारा कंप्यूटर करता है, वो लो लेवल होता है। और हाई लेवल होता है जो रीडेबल बाय ह्यूमन फॉर्म होता है, ह्यूमन बींग होता है, तो जो हमारा हमें रीड कर सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, वो होता है हाई लेवल। ठीक है, हम कंप्यूटर में हाई लेवल करके ही सब कुछ दिखाते हैं। तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका दे दूंगा, आप इसे ऐसे कॉपी कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सीधे इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और वहीं से आप इसको रीड कर सकते हो। दोबारा जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इसको सीधा ही देख सकते हो। और प्लस यहाँ से हटा देता हूँ। आप बस इसको याद रखना कि ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसका आप सी आउट के साथ यूज करते हो। ठीक है, इसको आप सी आउट के साथ लगाना ही है। तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले हमने सी प्लस प्लस का डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन किया था मेरी पहली वीडियो के अंदर, तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को, और आगे इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं, उन वीडियो को आप सीक्वेंस में देखना। और इस प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको प्लेलिस्ट पे लेके जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ये ब्राउजर ओपन हो चुका है, और इसके अंदर मैं आपको यूट्यूब के अंदर ले जाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ओपन हो गया है, इसके अंदर ये है वो प्ले लिस्ट जिसके अंदर मैंने ये पहली वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। उसके अंदर मैंने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दिया था, और जी प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड उसके अंदर मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था, जिसके अंदर मैं अभी कोड लिख रहा था, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इंस्टॉल करवा दिया था। आप इसे जाकर पहले विजिट कर लें, और उसके बाद मैं अब ये वीडियो भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, और जिससे आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो आप सीक्वेंस में देख सकते हो। और आप
बस आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें और इसे देख सकें। और इस चैनल के लिए नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ या मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसे आप देख सकते हो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने वहाँ पर डाल दी है प्लेलिस्ट के अंदर, उसे आप देख सकते हो। थैंक यू गाइस, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।